Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good evening dear students, myself Sunil Yadav, welcome to देवत गेट एसी। आज हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं थर्मोडायनेमिक का, जिसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं और जो बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको नॉलेज दे के जाएंगे। इससे क्या होगा कि देखो, मैं क्वेश्चन ऐसे ही लेता हूं जो पहले, ये देखिए 2011 का क्वेश्चन है ये, और साथ में 2021 के क्वेश्चन के लेवल का क्वेश्चन है। मतलब कि आप 2021 का या 2022 का क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इस 2011 का क्वेश्चन पता होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैं ऐसे फजूल के क्वेश्चंस को नहीं उठाता हूं। तो आई होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो पार्ट 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, और अब मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमने इंडिया का पहला फ्री गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट लॉन्च किया, और इस दौरान हमने यही डिसाइड किया है कि हम स्पेशली अभी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो हम कवर अप करा रहे हैं। बाकी जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो सारी ब्रांचेस के लिए सेम है। सारी ब्रांचेस को मैं वो चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। साथ में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ IIT मद्रास में हैं, कुछ IIT कानपुर में हैं, दिल्ली में हैं, इन सब से भी मैंने ये बात की है। ये भी जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर इनके पास टाइम निकलता है तो अदर ब्रांचेस के भी चीज़ों को हम जल्दी डिलीवर करेंगे और शॉर्ट नोट्स को आप तक पहुँचाएँगे। एक ही रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम को के ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहीं पे मैं अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह को प्रोवाइड करा पाता हूँ ईजिली। क्योंकि वीडियो में प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, PDF वगैरह प्रोवाइड कराना, वहाँ पे ईजिली आसान होता है, तो हम वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, आपको पता है मैथमेटिक्स की मैंने शुरुआत की, थर्मोडायनेमिक्स की मैंने शुरुआत की है, सेकंड पार्ट चल रहा है। एक और सब्जेक्ट को हम लेके चलेंगे पैरेलली, वो है थियरी ऑफ मशीन। तो थियरी ऑफ मशीन भी आई होप सो कि कल से स्टार्टअप हो जाएगा, और 3 सब्जेक्ट को हम पैरेलली लेके चलेंगे जब तक कि इसका एंड अप नहीं हो जाता। ठीक है, तो लगे रहिए, कनेक्टेड रहिए, और गेट 2022 का जो रिजल्ट है वो बेहतर बनाने के लिए हमसे जो भी हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है और अब तक का तीसरा क्वेश्चन। देखिए, टाइम ज़रूर लगता है, अगर आपके पास समय ना हो तो आप मेरे वीडियोस को मत देखा कीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत बेसिक लेवल से चीज़ों को बताता हूँ। मेरा जो टॉपिक होता है, मेरा जो नॉलेज होता है, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को डिलीवर करना चाहता हूँ जिनको इंजीनियरिंग या गेट से डर लगता है। तो समय हो तभी देखिएगा, और देखिएगा तो पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं, जो गेट में एप्टीट्यूड नॉलेज है वो आपका बढ़ सके। ठीक है, तो हीट एंड वर्क। देखिए, हीट एंड वर्क आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ये कह रहे हैं कि हीट एंड वर्क है क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि पाथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन है। तो सर अभी तक ना आपने प्रॉपर्टी बताया है, ना आपने अभी तक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताया है, ना अभी तक आपने पॉइंट फंक्शन बताया है, ना अभी तक आपने पाथ फंक्शन बताया है। चलिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी होता क्या है, क्या चीज है प्रॉपर्टी। एक नॉर्मल शब्द है प्रॉपर्टी। जैसे मैं कहूं कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, या आप कहते हैं कि आपके ज़िले में कोई एक ऐसा इंसान है जो अरबपति है। कैसे पता चला? आपने बताया कि यार वो विजय माल्या जो है वो मतलब कि मिलेनियर है या बिलेनियर है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी वो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी से ही वो डिफाइन हो सकता है। जैसे मुझे मान लीजिए कि आकाश के बारे में बताना हुआ कि आकाश कैसा लड़का है, तो आकाश बहुत ही सभ्य लड़का है और इज्जत दे के बात करता है, वो उसकी बोली में मिठास है। बात समझ पा रहे हैं?
अगर मैं कहूँ कि अगर कोई अदर स्टूडेंट है वो कैसा है, मतलब कि सबका जो बिहेवियर है जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया कि वो अच्छा बोलता है, उसकी हाइट इतनी है, उसका कलर थोड़ा सा सांवला है और उसके दाढ़ी आई हुई है, मतलब फिर आप समझ जाएंगे अच्छा आप आकाश की बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब एक नाम ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपका नाम आकाश है तो सीरियसली मत लीजिएगा, नहीं तो क्या है कि अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसी प्रॉपर्टी के ही जरिए मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ। वैसे ही थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको फ्लूइड मैकेनिक्स को डिफाइन करने के लिए, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिफाइन करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसी के टर्म्स में बात करेंगे। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, ये सब इन्हीं टर्म्स में हम बात करते हैं। वैसे ही थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इंटरनल एनर्जी है, ये आपका एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं टर्म्स में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपके समझ में आया कि प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है सर? प्रॉपर्टी होती है जिससे उस चीज़ को डिफाइन किया जा सके, किसी भी चीज़ को। तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं कि प्रॉपर्टी सर यहाँ पे कितने टाइप की हो सकती है, तो यहाँ पे बेटा प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होती है वो 2 टाइप की हो सकती है। मैंने क्या बोला? प्रॉपर्टीज जो आपको डिफाइन करे, और जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करे वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। इंटेंसिव एक होता है प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी जब देखना, मैंने आपका एग्जांपल लिया, मेरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, या देखिए शरीर है, ये शरीर की बनावट कैसी है, इसका वजन कितना है, ये छोटी है कि लंबी है कि चौड़ी है कि पतली है कि काली है कि गोरी है, ये शरीर, ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाहर की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है अंदर की प्रॉपर्टी, कि मैं कैसा बोलता हूँ, मैं कैसा मेरा एटीट्यूड कैसा है, मैं मीठा बोलता हूँ कि नहीं बोलता। आप मोटे हैं तो मीठा बोलेंगे, ये ज़रूरी थोड़ी है। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज से कोरिलेट नहीं हो सकती ना। तो आपका क्या है कि अंदर की प्रॉपर्टीज अलग हैं। अंदर की प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो आपके शरीर या बनावट या आपके कलर पे डिपेंड नहीं करती, वो आपका एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, इंटरनल क्वालिटी पे डिपेंड करती है। तो सेम वैसे ही चीज़ थर्मोडायनेमिक में है कि आपकी इंटरनल जो प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। जैसे आपके शरीर का वजन जो है, अगर उसको मैं मास ले लेता हूं तो वो मास पर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे आपका शरीर है, आपकी बनावट है, आपका वजन है, ये सब क्या है? मास पर डिपेंड करेगा। भाई आपकी बोली भाषा आपकी वजन पे थोड़ी डिपेंड करेगी कि आपका वेट 40 किलो है तो आप थोड़ा सा पतला बोलेंगे, आपका वेट 1 क्विंटल है तो आप ज़्यादा मोटा बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि वो अंदर की क्वालिटी जो है वो मास या वेट पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास पे डिपेंड करती है। तो आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास, इंडिपेंडेंट ऑन मास। ऑन मास, ये मास पर डिपेंड नहीं करती। पहली जो इसकी सबसे पहली डेफिनेशन है। अब सर कुछ एग्जाम्पल्स बताइए मुझे। जैसे एग्जाम्पल तो छोड़ो, पहले ये समझ लो कि कैसे पता चलेगा सर, कैसे पता चलेगा कि ये मास पर डिपेंड कर रही है और ये मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, कैसे मैं बता सकता हूं? क्वेश्चन अच्छा है, इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है ये। वैसे देखिए कैसे पता चलेगा, जरा देखते हैं, चेक करते हैं। एक बाल्टी पानी मैंने आपके सामने रख दिया, जरा देखना, एक बाल्टी पानी मैंने आपके सामने रख दिया, ये भरा हुआ पानी है,
और सामने मैंने आपके सामने एक चम्मच भी रख दिया, एक चम्मच पानी भी रख दिया, और आपके सामने और एक चीज़ क्या है, ये आपका चम्मच है भाई, ठीक है, और आपके सामने एक गिलास भी है, तो मैंने गिलास में भी एक पानी रख दिया। जरा बताना मुझे कि अगर मैं कहूँ इस पानी का बाहर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर हर जगह एटमॉस्फेयर है, तीनों केसेस में बाहर एटमॉस्फेयर है। तो अगर मैं कहूँ कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसका जो टेम्परेचर है मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो मुझे बताना कि ये जो है इसका चम्मच का जो पानी होगा इसका कितना होगा, ये भी 25 होगा। सर ग्लास में आप रख दीजिए वो भी 25 डिग्री होगा। भाई आप अपने कमरे में लेके आइए, आपके कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, आप बाल्टी में पानी रखिए या ग्लास में रखिए या चम्मच में रखिए, सबका टेम्परेचर एक जैसा होगा। तो क्या समझ में आया यहां से एक बात समझ में आई कि सर जो भी प्रॉपर्टी अलग अलग शेप्स में जाने के बावजूद अपने नेचर को ना चेंज करे, अपने बिहेवियर को ना चेंज करे, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। बात समझ में आई। अगर हम रिलेट करें कि आप सच बोलते हैं, आपका ये इंटरनल बिहेवियर है, तो चाहे आपको ले जाके पाकिस्तान में रख दिया जाए, चाहे आपको अमेरिका में रख दिया जाए, चाहे आपको इंडिया में रख दिया जाए, अगर आपका नेचर है कि आप सच बोलेंगे तो आप सच बोलेंगे, ये बदल नहीं सकता। तो जो इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं, जो मास पर डिपेंड नहीं करती, वो किसी भी सिचुएशन में अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करती। तो मतलब ये हुआ सर, आप ये डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है सर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं प्रेशर की बात करूं, जरा मुझे बताना कि इसके बाहर का इसमें कितना प्रेशर होगा। वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे भी है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे भी है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे भी है। मैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत एक दूसरे से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कवर कराएंगे, लेकिन यहां पे क्या है, प्रेशर भी सेम है तो प्रेशर भी नहीं चेंज होगा। लेकिन मुझे एक बात बताना कि जरा बताना इस बाल्टी का वॉल्यूम कितना है, V1 है, मान लो इस चम्मच का वॉल्यूम कितना है, V2 है, और इसका वॉल्यूम V3 है। तो क्या V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 है क्या तीनों जगह? जैसे T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 था, जैसे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 था। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर T1 ले लेता हूँ, इसका टेम्परेचर T1 ले लेता हूँ, सॉरी T2 ले लेता हूँ, इसका टेम्परेचर T3 ले लेता हूँ, इसका प्रेशर P1 ले लेता हूँ, इसका प्रेशर P2 ले लेता हूँ, इसका प्रेशर P3 ले लेता हूँ। जैसे ये सारी चीजें थी, क्या वैसे ही V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि बाल्टी का वॉल्यूम अलग होता है, इसका ग्लास का वॉल्यूम अलग होता है और चम्मच का वॉल्यूम अलग होता है। इसलिए ये मास पे डिपेंड करेगी और ये क्या हो जाएगी, इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब वॉल्यूम सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि ये अलग अलग स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। बात समझ में आई? अब एक चीज और ध्यान रखना कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो जो होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जैसे सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं आपके सामने आपको, अगर मैं ये नहीं बताता और आपको डायरेक्टली आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि बेटा मुझे एक बात बताओ कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो है रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये मास पर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल कर रही है, देखिए मास पर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होनी चाहिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखना जरा, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं इस रूल के अकॉर्डिंग, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या है, ये जैसे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वैसे मास भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मास भी एक्सटेंसिव है सर, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, दोनों को एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब
सर कुछ और एग्जांपल्स हैं? बिल्कुल एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके सामने मैं एक चीज़ रख देता हूं। ये आपने सुना होगा एंथैल्पी। एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल एस से। लेकिन आपने एक चीज़ और सुना होगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी। ये सब चीज़ें अभी मैं इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, चिंता मत करो। स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब होता है सर कैपिटल एच को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो स्पेसिफिक एंथैल्पी मिल जाती है। दैट मीन्स कि जिस भी किसी चीज़ को अगर आप मास से डिवाइड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? आपका स्पेसिफिक बन जाता है। वो चाहे स्पेसिफिक एंथैल्पी हो, चाहे स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, चाहे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो, वो सारी चीजें जो मास से डिवाइड हो जाएंगी वो स्पेसिफिक बन जाएगा। और जिस भी चीज को आप मास से डिवाइड कर दोगे, ये एंथैल्पी अभी तक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, लेकिन जैसे ही आपने इसको मास से डिवाइड कर दिया और स्पेसिफिक एंथैल्पी बन गई, ये हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे? क्योंकि सर अब ये मास पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आपने स्पेसिफिक बना दिया इसको, लेकिन ये मास पर डिपेंड कर रही है। बात समझ में आई? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मास पर डिपेंड करते हैं, जो मास पर नहीं डिपेंड करती, वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव होती है। देखिए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया, बल्कि ये इस क्वेश्चन से वो रिलेटेड नहीं था। लेकिन अब अगला दो आपको समझ में आ गए, दो आंसर। देखिए अभी आंसर क्या है नहीं पता, अभी डिस्कस करते हैं। 1 और 2 दोनों को मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा समझते हैं पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन, फिर हम समझेंगे कि हीट एंड वर्क आर क्या हैं, वो दोनों क्या चीज़ हैं। पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। चलिए, एक मैं प्रॉपर्टी डायग्राम बना रहा हूं। आपको पता है प्रेशर क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। मैं एक वो बना रहा हूँ प्रोसेस 1 to 2। एक 1 to 2 मैंने प्रोसेस बनाया, और ये क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है। कैसे? सर मेरे पास एक ग्लास था और इस ग्लास में मैंने पानी भरा हुआ था, इसमें मैंने पानी भरा हुआ था, और इस पानी का सर टेम्परेचर जो है, मैंने हॉट वाटर भरा हुआ था और इसका टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर था, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर का, वो था 25 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने पानी के ग्लास को एनवायरनमेंट में रखा, गर्म करके मैंने रखा, तो सर यहाँ से, चूंकि आप जानते हैं कि हीट का नेचर होता है कि वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तुरंत फ्लो करने लगेगी। अगर जरा देखना, अगर मैं इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी 45 डिग्री कर दूं तो दोनों टेम्परेचर एक जैसे होंगे तो हीट फ्लो नहीं होगी। जैसे पूरे ग्लास का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेल्सियस है तो पूरे ग्लास में हीट नहीं फ्लो करेगी, लेकिन ग्लास से हीट बाहर जरूर निकलेगी क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है। सर अगर इसको आप इंसुलेटेड कर देते तो वह अलग बात थी, लेकिन आप इंसुलेटेड इसको नहीं किए हैं तो फिर अलग बात है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंसुलेटेड सिस्टम क्या होता है ना, इंसुलेटेड और आइसोलेटेड, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, बस इसी प्रोसेस को मैंने पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है कि सर 1 to 2 जो है ये प्रोसेस हो रहा है, और 1 पे टेम्परेचर आपका T1 कितना था? 45 डिग्री सेल्सियस सर, और T2 जो था वो था 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से यहाँ तक एक प्रोसेस होने लगी। लेकिन यार एक चीज़ ध्यान से समझना, क्या आप हीट को कभी ये बता सकते हो कि इस ग्लास में कितनी हीट है? इस ग्लास में कितनी हीट रखी हुई है? बता सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर बिल्कुल इसमें हीट है क्योंकि टेम्परेचर है। टेम्परेचर इस बात को नहीं बताता कि वहाँ पे हीट है, क्योंकि हीट को कभी एक जगह पे मेज़र ही नहीं किया जा सकता। क्यों सर? क्योंकि mc∆T यही होता है हीट का फॉर्मूला। और इससे क्या बताना चाह रहे हैं सर? इससे बताना ये चाह रहे हैं बेटा कि mc∆T का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ∆T यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो रहा है, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो रहा है, 45 से 25 नहीं जा रहा है, आप ग्लास का टेम्परेचर कह रहे हैं सर 45 है, तो ग्लास में हीट जो है फ्लो नहीं हो रही है, हीट नहीं है। किसी एक पॉइंट पे हीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हीट का फॉर्मूला ही ये कहता है कि सर जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट फ्लो नहीं हो सकती।
क्योंकि हीट एक फ्लो प्रोसेस है। हीट एंड वर्क दो ही चीज है जो एक फ्लो प्रोसेस है। कभी ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पे इतनी हीट है, इस पॉइंट पे इतनी हीट है, क्योंकि वो हीट एंड वर्क प्रॉपर्टी नहीं है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होगी उसको एक जगह पे मेजर किया जा सकता है। जैसे मैं बताऊं कि यहां पे आप ये कह सकते हैं कि सर यहां पे इंटरनल एनर्जी कितनी है। अगर मैं कहूं ये U1 है, यहां पे U2 है, तो इंटरनल एनर्जी कितना होता है सर? mCT T1 आप बोल सकते हो, mCT1 लिख सकते हो, लेकिन आप इसको यहां पे हीट को नहीं लिख सकते mCT1। अब ये डिपेंड करता है कि ये वाटर है कि नहीं। सॉलिड के लिए ये भी चलो ध्यान से समझ लो, सॉलिड के लिए, सॉरी सॉलिड एंड फ्लूइड दोनों के लिए आप कह सकते हो, सॉलिड एंड फ्लूइड के लिए Cp इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू C ही होता है। ये है क्या? हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट आप बोल सकते हो, स्पेसिफिक हीट। अब क्या है, दूसरी चीज क्या है कि ये अगर आप कह रहे हैं कि ये गैसियस स्टेट के लिए क्या है, तो यहाँ पे Cp इज ग्रेटर देन CV होगा। Cp, और इसका मतलब क्या हुआ कि Cp एंड CV डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे सॉलिड और लिक्विड की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे Cp CV चाहे C लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही फ्लूइड होता, यहाँ पे कोई एयर होती, तो आप यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ता कि अगर इंटरनल एनर्जी है तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता CV, और अगर ये एंथैल्पी होता, H1 की बात हो रही होती, तो यहाँ पे क्या हो जाता mCpT1। तो ये बात भी मैं इसी समय क्लियर कर दे रहा हूँ, mCvT2 और H2 इज इक्वल टू mCpT2। ये किस केस में होता है? जब गैस की बात होती। मैंने क्या बोला? जब गैसियस स्टेट में होगा तब Cp CV चेंज होता है। सॉलिड और फ्लूइड में Cp CV C सब बराबर होता है। Cp CV क्या है सर? ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। बस सिंपल सी बात है, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वहाँ हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है कि हमारा टॉपिक है सर, मतलब आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट नहीं हो सकती। बिल्कुल, हीट फ्लो होती है, हीट फ्लो होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है हीट फ्लो होगी। तो इसका मतलब हीट एक पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन है। सेम एज आप ये भी समझ लीजिए कि यही काम वर्क का भी होता है। वर्क क्या होता है सर? वर्क होता है PdV। यहां पे भी क्या होता है? V1 माइनस V2। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अगर बात नहीं हो रही है, चेंज इन वॉल्यूम की अगर बात ना हो, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे वर्क हो ही नहीं सकता। मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, एक जगह पे पिस्टन खड़ा हुआ है सिलेंडर के अंदर, क्या यहाँ पे वर्क है? नहीं। जब तक पिस्टन मूव नहीं करेगा तब तक वर्क हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब मूव किया, जैसे ही पिस्टन आपका मूव किया वैसे चेंज इन वॉल्यूम हो गया, और जब चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा तभी वर्क हो सकता है। तो ध्यान से इस बात को समझ लेना कि हीट एंड वर्क दोनों ही क्या हैं सर? पाथ फंक्शन है। दोनों क्या है? पाथ फंक्शन। तो सर पॉइंट फंक्शन क्या है? पॉइंट फंक्शन बेटा वो फंक्शंस हैं, पॉइंट फंक्शन नॉर्मली जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारा पॉइंट फंक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आपका इंटरनल ये एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, आपका ये क्या कह सकते हैं कि पॉइंट फंक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, इसको भी आप एक पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे इतना टेम्परेचर है, दूसरे पॉइंट पे इतना टेम्परेचर है। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज लगभग हैं ये सब पॉइंट फंक्शन के अंतर्गत आ जाएंगी। हीट एंड वर्क सिर्फ एक पाथ फंक्शन है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज सीखनी थी, वो ये सीखनी थी कि देखिए अब जैसे हमारा ये थर्मोडायनेमिक बाउंड्री थी, बाउंड्री के अंदर थर्मोडायनेमिक मैटर है, और यहां पे बाहर क्या है? सराउंडिंग। मान लीजिए ये आपका ग्लास था, अभी थोड़ी देर पहले जो इसमें थर्मोडायनेमिक मैटर आपने पानी भरा हुआ था 45 डिग्री सेल्सियस पे था, सराउंडिंग आपके कितनी पे थी? मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां से यहां तक हीट जब फ्लो होती है, यहां से यहां तक जब हीट फ्लो होती है, तो इसको ऑब्जर्व कहां करते हैं? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं बाउंड्री पे बैठ करके। कहां पे करते हैं? बाउंड्री पे हम बैठ करके इसको ऑब्जर्व करते हैं कि यहां बैठ के हम चेक करते हैं कि सर यहां से हीट गई, यहां से यहां पहुंच गई।
बात समझ में आई। सेम वही चीज़ हम क्या करते हैं, वर्क के लिए भी करते हैं। सेम वही चीज़ हम वर्क के लिए करते हैं। जैसे आपका ये पिस्टन सिलेंडर मान लीजिए अरेंजमेंट है आपका, ये देखिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और ये मान लीजिए इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली यहाँ तक गया। तो इसको हम कहाँ मेज़र करेंगे, इसको हम मेज़र करेंगे इसकी बाउंड्रीज पे, जो हमने इसकी बाउंड्रीज ली होगी, इसकी बाउंड्रीज पे मेज़र करेंगे कि भाई यहाँ से वर्क कितना हुआ, या यहाँ पे वर्क, मान लीजिए इसको वर्क किया भी जा सकता है, कंप्रेसर है, मान लीजिए यही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपका आईसी इंजन में भी यूज होता है, आईसी इंजन में भी, जहाँ पे वर्क ये देता है, और एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर जहाँ से हम वर्क करते हैं। तो अगर वर्क दे रहा है तो पॉजिटिव वर्क होता है, अगर हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो नेगेटिव वर्क होता है। मतलब अगर हम पिस्टन अरेंजमेंट में वर्क को कहाँ से कहाँ मेज़र करेंगे, सर इसको भी आप बाउंड्री पे ही मेज़र करेंगे। तो यहाँ से एक लॉजिक निकल के आया कि इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमेना, हीट एंड वर्क आर क्या है, बाउंड्री फिनोमेना। बिल्कुल सही है, हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमेना। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, हीट एंड वर्क आर, हीट एंड वर्क क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? नहीं सर, अभी आपने बताया हीट एंड वर्क आर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जब प्रॉपर्टी ही नहीं है तो बात ही खत्म। पॉइंट फंक्शन है? नहीं सर, अभी आपने बताया ये पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे आप मेजर नहीं कर सकते इसको, पाथ पे, इसको फ्लो प्रोसेस है, फ्लो प्रोसेस के अंतर्गत इसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसी से रिलेटेड है। देखिए पिछला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से समझिएगा। आप सोचिए सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपका आया है 2011 में, 2011 में सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, ये 2011 में सेम कॉन्सेप्ट पे 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और वही सेम क्वेश्चन आपका 2016 में भी 1 नंबर का आया हुआ। सोच रहे हैं 5 साल बाद इन्होंने फिर से वही चीजें रिपीट की हैं। कितना लॉजिक है, इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बोलता हूं। हो सकता है जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है 2022 में आपसे मुलाकात हो जाए, इसलिए सीरियसली पढ़िएगा। 1.5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क। मतलब कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो विद रिस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क के रिलेटेड है। कह रहे हैं हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमिना, बिल्कुल सही है, अभी थोड़ी देर पहले पता किया है हमने। दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, अभी एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स का हमने चर्चा नहीं की। दे आर पाथ फंक्शन, बिल्कुल दोनों पाथ फंक्शन है। अब साथ में साइड में एक चीज और समझ लेते हैं कि हीट एंड वर्क क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसको ध्यान रखना अपने दिमाग में, इसको एग्जैक्टली आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बाकी अदर प्रॉपर्टीज जो हैं, अदर प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, उसको आप एग्जैक्टली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ में आई बात। हीट एंड वर्क को एग्जैक्टली आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका ये है, देखिए इंटरनल एनर्जी मान लीजिए ले लेता हूं मैं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी ये होती है सर एमसीपी। मान लीजिए ये इंटरनल एनर्जी मैं बात कर रहा हूँ गैस की, तो एमसीवीटी चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर है तो MCV/T1 हो जाएगा। मतलब इसको आप एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू DT। या मान लीजिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे लिखेंगे, MCV/DT। मतलब आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं T के रिस्पेक्ट में, लेकिन वर्क है उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए वर्क और हीट को इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं,
और ये जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, या जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं। तो जब देखना कि ये कह रहे हैं कि सेकेंड ऑप्शन क्या था, दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, हीट एंड वर्क की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स नहीं है। तो ए और सी दो ऑप्शन सही होंगे, और दोनों ऑप्शंस में से ए और सी मुझे जो दिख रहा है वो सेकेंड ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ए और सी सही होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आज मैंने दोपहर को ही एक वीडियो 12 बजे डाला हुआ है, उसमें मैंने आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में डिफरेंस बताया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका जो वो होगा, आपका लिंक होगा, वो मैं ऊपर शेयर कर दूंगा, वो आपको उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको जाके देख लीजिएगा, आज ही का वीडियो है, इसीलिए मैंने बनाया ही था कि इस क्वेश्चन में वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। तो अब जब मैंने वो वीडियो बना लिया है तो इसमें मैं बहुत डिटेल में आपको चीज़ें नहीं समझाऊंगा। ठीक है, वो मैंने आधे घंटे का वीडियो इसीलिए बनाया हुआ था। चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है। 2017 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, और मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन 2021 में भी आए हुए हैं। आगे के क्लासेस में आपको समझाऊंगा। कह रहे हैं कि द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ एयर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर को इसने क्या बोला कि एज्यूम्ड टू बी एन आइडियल गैस। एयर को आप एज्यूम करो, एयर को आप एज्यूम करो कि ये एक आइडियल गैस है। कह रहे हैं कि आप जो एक एयर ले रहे हैं, ये आप एयर ले रहे हैं जो, इसको आप इस समय एज्यूम कर लीजिएगा कि एक आइडियल गैस है। ठीक है, मैं एज्यूम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। इन अ क्लोज्ड वेसल, एक क्लोज्ड वेसल में रखा हुआ है, तो इसका मतलब मान लीजिए आपका ये गैस सिलेंडर टाइप का है कुछ, ये क्लोज्ड वेसल है, और क्लोज्ड वेसल को मैंने कुछ ऐसा ले लिया। ठीक, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि एयर जो है एज एन आइडियल गैस जो है वो रखी हुई है। बात समझ में आई? किस पे रखी हुई है? इतने, इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम सर है 2.87 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम इतना है। और सर टेम्परेचर कितना है? एंड टेम्परेचर 300 केल्विन, एंड टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है। The gauge pressure indicated by a manometer fitted to the wall of the vessel is 0.5 बार। कह रहे हैं कि सर इस वॉल के साथ एक मैनोमीटर फिट किया गया है, और ये मैनोमीटर एक रीडिंग बता रहा है गेज प्रेशर। ये रीडिंग क्या है? गेज प्रेशर है। ये कह रहे हैं कि गेज प्रेशर जो है सर, गेज प्रेशर यहाँ पे है 0.5 बार। देखिए मैंने आपको वो वीडियो में जो अभी आइडियल गैस और रियल गैस का डिफरेंस बताया, वहाँ पे गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, तीनों प्रेशर्स का मैंने डेरिवेशन अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर इस वीडियो से कोई भी चीज़ें दिक्कत में आती हैं तो। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इफ़ द गैस कॉन्स्टेंट ऑफ एयर इज दिस, गैस कांस्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने उस वीडियो में डिस्कशन किया कि ये है क्या है, सॉरी गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट क्या है? 287 जूल पर केजी केल्विन। और ये क्या है? गैस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। आर भी दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 बार, और जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है? 1 बार है। देखिए अगर 1 बार नहीं भी दिया होता तो आप 1 बार एज्यूम करके चलिएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होता ही है। और 1 बार का मतलब क्या होता है सर? बार का मतलब आपने अभी बताया था पिछले वीडियो में कि 10⁵ पास्कल होता है, और 10⁵ पास्कल का मतलब होता है सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो इसने सब कुछ दे दिया। आप कह रहे हैं द मास ऑफ द एयर इन द वेसल। जब मास ऑफ द एयर पूछ रहे हैं तो एयर को तो इसने आइडियल गैस कहा है, तो सर आइडियल गैस का जो अभी तक आपने मुझे इक्वेशन बताई है सर, वो इक्वेशन तो यही है कि PV इज इक्वल टू MRT। यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात थी सर, आपने बताया था कि P जो है वो क्या होगा? एब्सोल्यूट लेंगे। ठीक है, प्रेशर जो लेंगे एब्सोल्यूट लेंगे, और टेम्परेचर भी क्या लेंगे? एब्सोल्यूट लेते हैं, ध्यान समझना। और टेम्परेचर एब्सोल्यूट सर किस में होता है? केल्विन में होता है। चलिए देखते हैं दिया किस में है। सर इसने दिया भी केल्विन में ही है, दैट्स गुड।
कि इसने केल्विन में दिया है। अगर इसने केल्विन में नहीं दिया होता, अगर ये दिया होता कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप क्या करते सर, इसको पहले मैं केल्विन में बनाता, 273 ऐड करके 300 केल्विन में लिखता। यहाँ पे 300 केल्विन की जगह वो 27 डिग्री सेल्सियस भी दे सकता था, लेकिन आपको ओवरऑल फाइनली लिखना किस में है, आपको लिखना केल्विन में ही है, क्योंकि इस इक्वेशन में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अब्सोल्यूट होते हैं। अब सर यहाँ पे अब्सोल्यूट तो नहीं दिया है, अब टेम्परेचर की तो बात खत्म हो गई, यहाँ पे 300 केल्विन मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे अब्सोल्यूट प्रेशर नहीं दिया है सर, इसने दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है गेज प्रेशर। ये जो मैनोमीटर फिट हुआ इस वॉल से, ये अंदर का ही तो प्रेशर बताएगा भाई, और अंदर का प्रेशर ये बता रहा है कितना गेज होता है। लेकिन सर आपने कहा था कि यहाँ पे अब्सोल्यूट यूज करना है, तो अब्सोल्यूट यूज करना है, तो मैंने बोला भी था पिछले वीडियो में कि अब्सोल्यूट अगर यूज करना है, और आपको दिया है कि 0.5 गेज प्रेशर है। जिसने उस वीडियो को देखा होगा उसको बहुत मजा आ रहा होगा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। तो क्या है कि उसने क्या किया कि भाई 0.5 तो उसने गेज प्रेशर दे दिया सर, प्लस इसमें आपने बोला था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, अब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली इसने इसको दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार, तो मैं सर इसमें क्या करूंगा कि 0.5 बार प्लस 1 बार इज इक्वल टू 1.5 बार कर दूंगा सर। और ये आप कह रहे हैं अब्सोल्यूट प्रेशर होगा, आप इन्वायरमेंट प्रेशर को ऐड कर दीजिए तो अब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे ऐड कर देने से कैसे हो जाएगा, इसकी डिटेल नॉलेज प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो इसका मतलब अब मैं फॉर्मूले को सर लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि मास इज इक्वल टू, अब आपके सामने इसी फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा, मास इज इक्वल टू निकल के आएगा PV अपॉन RT। सर PV की वैल्यूज मैं रखता हूँ जी, बिल्कुल रखिए। प्रेशर की वैल्यूज कितनी है, एब्सोल्यूट प्रेशर की कितनी है, 1.5 बार। बार का मतलब होता है 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ सर, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 2.87 मीटर क्यूब। ध्यान समझना, मैं इसी साथ साथ यूनिट भी बराबर कर दूंगा, 2.87 मीटर क्यूब। अपॉन में आर की वैल्यूज सर, आर की वैल्यूज इसने दे हुई है। आर अभी तो थोड़ी देर पहले गैस कांस्टेंट आपने बताया 287 जूल पर केजी केल्विन, 287 जूल पर केजी केल्विन। और एक और चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर अभी सर हमने डिस्कस किया, ये टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो टेम्परेचर अगर 300 केल्विन है तो यहाँ से 300 से मल्टीप्लाई कर दो केल्विन से। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें दिखें साफ साफ। ठीक है, अब दिख रहा होगा अच्छे से। अब सर ये देखिए, जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। जूल न्यूटन इंटू मीटर होता है। ये न्यूटन से न्यूटन ये कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से यहाँ पे मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, और 1 मीटर से ये वाला मीटर कट जाएगा। केल्विन से केल्विन कट जाएगा, तो ये देखना ये केजी जाके ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास इसकी जो यूनिट आएगी वो सिर्फ केजी में आएगी, मतलब मास जो है हमारे पास केजी में आएगा। अब मास कितना आएगा ये आप इसको सॉल्व करेंगे जब इस कैलकुलेशन को, तो आपके सामने 5 केजी में आएगा। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, जरा देखना इसका आंसर क्या होगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं यहाँ कैलकुलेशन करने नहीं बैठा हूँ। इसका आंसर जो आपके सामने आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 5 kg आएगा, चूंकि इसने पूछा था द मास ऑफ द एयर इन kg। ध्यान से समझना, कई बार ये ऑप्शंस नहीं देता, वो इन ऑप्शंस को नहीं देता और डायरेक्टली आपका फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना होता है। लेकिन वो चालाकी से क्या भर देता है, यहाँ kg नहीं, वो कहता है यहाँ ग्राम में मुझे बताओ, मुझे ग्राम में वैल्यूज बताओ। और जब वो ग्राम में वैल्यूज को पूछेगा तो आपको ग्राम में ही आंसर करना है। अगर आपका आंसर 5 kg आया है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करके 5000 ग्राम लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना कि क्वेश्चन वो पूछता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो आज के लिए यही इतनी चीजें सफिशिएंट रहेंगी और आई होप सो कि आप लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस चीज़ की शुरुआत की है, जितने पैशन के साथ मैंने शुरुआत की है, उसका एंड भी उतना ही अच्छा होगा।
आगाज़ तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। अंजाम खुदा नहीं जानेगा, अंजाम आप जानेंगे। और इस बार हम लोगों ने शपथ ली है कि इस बार गेट का रिजल्ट 17% नहीं 37% के ऊपर लेके जाना है। और इसके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है तो आप अपने नए दोस्तों को भी इस चीज़ से जोड़िए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आपके लिए ये जो कंटेंट था ये फ़ायदेमंद था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी मोटिवेशन से हमारी टीम और ही डेडिकेशन के साथ आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।